महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, हिमालय की ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए, उनसे ब्लेसिंग्स हम सभी लोगों के लिए मांगता हूं कि हमें वो स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान प्रदान करें। तो आइए एक बार मृत्युंजय महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सिट इन ए कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोजिशन, ध्यान मुद्रा में बैठें। अब इसके पश्चात स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करने से आरोग्य की स्वतः सिद्धि होती है, आरोग्य का स्वतः लाभ होता है। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए मृत्युंजय महामंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे ऋषि सत्ताओं, आप हमारी सुगंधि और पुष्टि, इन दोनों चीजों को बढ़ाने का प्रयास करें। हम इन दोनों चीजों को बढ़ाएं और जैसे खरबूजा जब पूरा पक जाता है तभी डाल से अलग होता है, ऐसे ही जब हमारी आयु 100 वर्ष की पूर्ण हो तभी हमारी आत्मा इस शरीर रूपी डाल से अलग हो। आज की बात मैं एक कहावत से करता हूँ। एक कहावत है, हमने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। क्या? हमने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। नदी बह रही थी पास से, पर बंदा जलमरा आग से। जब मैं इस कहावत को सुनता था तो मुझे हंसी आती थी कि नदी पास से बह रही है और बंदा जल गया और वो अपनी आग नहीं बुझा पाया। प्यारे मित्रों, साथियों, आत्मीय स्वजनों, आज हमारी स्थिति भी यही हुई पड़ी है। हमारे पास हमारे ऋषियों का दिया हुआ आयुर्वेद का विशद ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, परंतु हम दीनहीन रोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आयुर्वेद के होते हुए हमारी निर्भरता अंग्रेजी दवाओं पर, अंग्रेजी एलोपैथिक मेडिसिन पर बढ़ती चली जा रही है। यह बड़ी खेद की बात है। योगीराज जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। राजेश राज जी, योगीराज जी, परम आदरणीय गुरु जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सेशन का आयोजन किया, जिससे जनता में आयुर्वेद की रुचि बढ़े, स्वास्थ्य के प्रति उनका लाभ बढ़े, उनकी रुचि बढ़े। मैं आपको बड़ा स्पष्ट एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस लेक्चर के माध्यम से अपना कोई सामान बेचने की रुचि नहीं रखता हूं। मैं कहता हूं कि हम स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। और स्वस्थ भारत का निर्माण तभी होगा जब हम अपने गमलों में 5 7 10 तरह की जड़ी बूटियां उगाएंगे और उनसे अपना मेडिकल खर्च 75 से 80% बचाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप उस दवा को खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। मैं आपको जो कोर फिलॉसफी है आयुर्वेद की, वो देना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ, वो समझाना चाहता हूँ। आशा है दोस्तों, मित्रों, स्वजनों, आप उस चीज से अवश्य लाभान्वित होंगे। मैं अपने कोरोना टाइम का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब कोरोना का समय चल रहा था तो हमारे डिपार्टमेंट में भगदड़ मची रहती थी। लोग बड़े बड़े मास्क लगा के आते थे और 2 मिनट डिपार्टमेंट में बैठते थे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, और मैं पूरे दिन बैठा रहता था। मैं लोगों से कहता था जिसको कोरोना हो जाए वो मेरे पास आ जाना, मैं उसको 72 घंटे के अंदर प्रयास करूंगा कि वो ठीक हो जाए। बहुत लोग ठीक हुए। मैं डरता नहीं था कोरोना से। मेन बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भयभीत नहीं होता था कोरोना से, ना मैं मास्क लगाता था, मुझे जरूरत ही नहीं होती थी मास्क लगाने की। तो हम अपनी इम्यूनिटी
जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि बचपन में मुझे, पिछली ऑडियो में मैंने बताया था, बचपन में मुझे बहुत बुखार रहते थे और मैं बड़ा परेशान रहता था बुखार से। जब मुझे केएनआईटी सुल्तानपुर में सहारनपुर से 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ा तो मुझे पसीने छूट गए कि अगर मुझे बुखार हो गया तो मेरी माँ मेरे साथ नहीं होगी, तो मैं कैसे बचूंगा। बुखार से मुझे फोबिया था। लेकिन आज आयुर्वेद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आयुर्वेद के ऋषियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने उनकी कृपा से अपनी इम्यूनिटी का बहुत अभिवर्धन किया। आयुर्वेद के द्वारा हम अपनी प्रतिभा को बहुत बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन उठता है, इज द चेंज इन ग्रे मैटर पॉसिबल? क्या मतलब हुआ इसका? मेडिकल साइंस कहती है नो, द चेंज इन ग्रे मैटर इज नॉट पॉसिबल। हमारे ग्रे मैटर होता है दिमाग में, एक द्रव्य होता है जिसको ग्रे मैटर कहते हैं, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स केवल 5 to 6% ही एक्टिव होते हैं। अगर ज्यादा एक्टिव हो जाएं तो हमारी प्रतिभा बढ़ सकती है। मैंने अपने बेटे के लिए इसका प्रयोग किया, प्रतिभा बढ़ाने के लिए। मैंने कुछ जड़ी बूटियां, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, मालकंगनी, वचा, इन इस तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया हवन के द्वारा। और मैंने देखा कि मेरा नर्वस सिस्टम जो हमेशा से वीक रहता है वो काफी स्ट्रांग हुआ उससे। और बेटे की तो रिटेनिंग पावर और लॉजिकल पावर और सब कुछ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा और उसकी जेडब्ल्यू एडवांस में 32 रैंक आई। तो बेटी को भी काफी फायदा हुआ। बेटी को सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी रही तो उसको भी बहुत इस विधा से लाभ हुआ। आजकल इस चीज पे बहुत रिसर्च चल रही है न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से, कि कैसे हम अपनी मेंटल पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण के कहते हैं कि 10 सिर थे। 10 सिर का क्या मतलब हुआ कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था, उसका नाभि चक्र जागृत था, बहुत टैलेंटेड था। तो आयुर्वेद के द्वारा हम अपनी मानसिक क्षमता को कितना भी बढ़ा सकते हैं। पूरा विज्ञान है, बहुत अच्छा विज्ञान है। इसके अलावा कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 80 से 100 वर्ष की आयु का लक्ष्य लेकर के और निरोग जीवन का लक्ष्य लेकर के आयुर्वेद का पालन करें। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने बताया था आपको कि लंघनम परम औषधम, कि व्रत रखना आयुर्वेद, महर्षि चरक दुनिया की सर्वोच्च औषधि बताते हैं। पर थोड़ी बारीकियों में जाना चाहूंगा। जैसे ये भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें फास्टिंग या व्रत रखने का ज्यादा प्रयास ना करें। छोटे छोटे व्रत रख सकते हैं और विशेषकर जिनकी प्रकृति वात प्रधान है वो व्रत ना रखें। लेकिन कफ प्रधान लोग आज के समय में भी, गर्मी में भी व्रत रख सकते हैं, व्रत से लाभ ले सकते हैं। कफ प्रधान लोगों को व्रत का बड़ा लाभ होता है। और पित्त प्रधान लोगों को लंबा व्रत नहीं रखना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये जो वात पित्त कफ आपने बताया है ये क्या फंडा है? इस पर जो है आप, हमें पता नहीं है वात पित्त कफ के बारे में। तो इसके विषय में हम अभी चर्चा करते हैं। वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा सा, फास्टिंग के बारे में, व्रत के बारे में आपको थोड़ा बता दें पहले। क्यों फास्टिंग पर जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला? क्यों फास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या होता है, हमारे शरीर में वाइटल एनर्जी होती है जिसको प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो ये प्राण ऊर्जा किसी ना किसी काम में शरीर में लगी रहती है। और इसका मुख्य जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो प्राण ऊर्जा का हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में खप जाता है, लग जाता है। तो जैसे ही हम खाना कम करते हैं, हमारी दिक्कत क्या है, सुबह से लेकर रात तक खाना, सुबह चाय पराठा और इससे रात तक खाना कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमारा जो प्राण ऊर्जा का जो स्रोत है वो इसी में खप जाता है। पाचन में सारी ऊर्जा चली जाती है। जैसे ही पाचन में को हम रोकते हैं, डाइजेस्टिव को आराम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो प्राण ऊर्जा है वो अपना दूसरा काम शुरू कर देती है। दूसरा काम क्या है प्राण ऊर्जा का? शरीर को विकारों से मुक्त करना, बॉडी को टॉक्सिन फ्री करना। अपने आप ये प्राण ऊर्जा
आपके शरीर में जहां भी रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको निकालना शुरू कर देगी। अब बात आती है बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने की। सुबह जब हम उठते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो 10 बजे तक बिना खाए पिए रह सकते हैं? सुबह जिनको उठते ही चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ती, सुबह ही वो आराम से रह लेते हैं। और कितने ऐसे हैं जिनको अगर कुछ चाय पानी या नाश्ता ना मिले तुरंत, तो उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस? अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे कोई नाली है, उसमें गंदगी जमा है। हमने क्या किया, उसमें तेजी से पानी का प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, उस नाली पे प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर नाली कमजोर हो तो फट सकती है। या प्रेशर से कुछ ऐसे ही जो प्राण ऊर्जा जब प्रेशर लगाती है शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, तो हमें थोड़ा बेचैनी होती है, परेशानी होती है। किसी का मुंह गंदा होगा, मुंह से बदबू आने लगेगी, किसी के सिर में चक्कर आने लगेंगे, किसी को हेडेक, सिर दर्द बढ़ जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर तालमेल बैठा लें, प्रातःकाल हम 12 बजे तक केवल नींबू पानी लें या मुनक्का भिगो कर रख लें, मुनक्का पानी लें, और 12 बजे एक समय आधा पेट भोजन करें, शाम को कुछ दूध दाद ले लें, हल्का ले लें, तो ये व्रत रखने का बहुत अच्छा तरीका है। जिनके शरीर में जितनी ज्यादा गंदगी होती है, उतना ज्यादा उनको परेशानी होती है व्रत रखते हुए, फास्टिंग करते हुए। तो इसीलिए फास्टिंग से लोग परेशान होते हैं, बचते हैं। और फास्टिंग में ये तो बिल्कुल मत करें कि कुट्टू की पकौड़ी बना के खा ली या बार बार चाय पी रहे हैं। ये तो आप अपना नुकसान उल्टा करते चले जा रहे हैं। जो आज की तरीका है फास्टिंग रखने का, जो मैं अपने घर पे देखता हूँ या इधर उधर देखता हूँ में, वो तो बहुत ही डेंजरस है फास्टिंग का। तो फास्टिंग का आप सही तरीका जब अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के कुछ कॉन्सेप्ट है, उनका आप अध्ययन अवश्य करें। पहला कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट। यद्यपि मैं थोड़ा ज्ञान आपको दूंगा वात पित्त कफ के बारे में, लेकिन मेरी एक पुस्तक है, ये है स्वस्थ भारत भाग 1। ये इधर से उल्टा दिखता है सारा कैमरे में दिखाने पर, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इस चीज का। तो स्वस्थ भारत भाग 1, इस पुस्तक को आप हम पीडीएफ भी भेज सकते हैं, और अगर इसका आप प्रिंट वर्जन मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। इसमें डिटेल से मैं तो यहाँ चर्चा केवल 5-7 मिनट ही करूंगा बात पित्त कफ पे। बात पित्त कफ की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। दूसरी, आयुर्वेद की जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 7 धातुओं का ज्ञान विज्ञान। हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी है वो 7 धातुएं, कोई लिख सकता है चैट पे? वो 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम खाना खाते हैं उससे क्या बनता है, उससे रस बनता है। फिर जब रस आगे चलता है, रस का मेटाबॉलिज्म आगे होता है, तो क्या बनता है, रक्त बनता है, ब्लड बनता है। और जब ब्लड से आगे चलता है तो मांस बनता है। फिर मांस से आगे चलता है, मेटाबॉलिज्म उसको मेद में कन्वर्ट करता है। फिर मेद से आगे चलते हैं तो अस्थि बनती है, हड्डियां बनती है। फिर हड्डी से आगे क्या बनता है, नर्वस सिस्टम, मज्जा। फिर मज्जा से शुक्र। इसलिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। पिछली बार एक भाई साहब ने प्रश्न किया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का क्या तरीका है, तो शुक्र धातु आपकी जितनी मजबूत होगी, उतना आपका वो हार्मोन बहुत स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। लेकिन क्या है, वन बाई वन चलते चलते 40 दिन में शुक्र बनता है। वीर्य जो है या रज जो है या शुक्र जो है, वो 40 दिन में कन्वर्ट होता है। तो अब क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग मोटे मोटे होते चले जा रहे हैं। विदेशों में भी देखिए खूब मोटे मोटे होते चले जा रहे हैं। और बाथरूम में पैर स्लिप होता है, हमारे स्टूडेंट्स हैं एनआईटी के, उनका पैर स्लिप होता है, वो कहते हैं सर हड्डी टूट गई। तो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो मेद है, जो फैट है, उसको आगे की धातु में कन्वर्ट करे। अस्थि अस्थि आपकी मजबूत नहीं हो रही है, बोन आपकी मजबूत नहीं हो रही है।
है ना। तो क्योंकि अब आप कहेंगे कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो बोन को अगर आपने मजबूत करना है तो हर धातु को मजबूत करने के लिए अलग अलग आयुर्वेद तरीके बताता है। जैसे बोन को अगर आपने मजबूत करना है तो इसके लिए एक औषधि बताता है वंशलोचन, वो सीधा बोन को स्ट्रांग करे, वंशलोचन। ये बात दूसरी है कि आपको वंशलोचन ओरिजिनल बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि सारी अच्छी चीजें एक्सपोर्ट हो जाती हैं भारत से, बहुत कम भारतीयों के लिए, हम लोगों के लिए बचती हैं। तो ये 7 धातुओं का ज्ञान विज्ञान हमें पता होना चाहिए, विस्तार से पुस्तक में दिया हुआ है। तीसरी जो चीज है वो है रसायन द्वारा पोषण। अगर कोई भी धातु कमजोर हो रही है तो आप रसायन द्वारा उसका पोषण कर सकते हैं। या कुछ ऐसे रसायन है जैसे च्यवनप्राश हो गया, वो सब धातुओं का पोषण करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि इसका होगा इसका नहीं होगा, नहीं, सबका होगा। लेकिन इस समय पर गर्मी के मौसम में आप च्यवनप्राश का प्रयोग से बचें, क्योंकि च्यवनप्राश थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है, और अगर आपने अभी प्रयोग कर लिया तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आपका लीवर या आंतें खराब हो सकती है। तो इस समय क्या उपयोग करें, रसायन में ब्रह्म रसायन एक चीज आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ब्रह्म रसायन का। इस समय वो उपयोगी होती है, वो गर्म प्रकृति की नहीं होती। इसके अलावा आप हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, कि जिसकी घर में माँ ना हो उसकी माँ कौन है, उसकी माँ हरित की। हरित की मीन्स हरड़। लेकिन हरड़ को आप शोधित करके प्रयोग करें। हरड़ का शोधन कैसे होता है, हरड़ का शोधन तक्र में होता है। तक्र जानते हैं क्या होता है, कोई लिखेगा। अच्छा, चलिए। तक्र होता है जो जो गाय का मट्ठा होता है, लस्सी होती है, उसको, छाछ को हम तक्र बोलते हैं। तो क्या करते हैं, हरड़ को, छोटी हरड़ लेकर के उसमें भिगो के रख देते हैं 3-4 घंटे, फिर उसको निकाल के सुखा लेते हैं, फिर 3-4 घंटे भिगोते हैं, फिर निकाल के सुखाते हैं, ऐसे उसको 4-5 बार करना होता है, तो वो शोधित हरड़ हो जाती है। वो जो शोधित हरड़ है वो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन समस्या क्या है कि हम इस आयुर्वेद की जो कॉन्सेप्ट है इसको, इसका पालन नहीं करते। हम शोधित हरड़ नहीं प्रयोग करते। बाजारों में जितनी मिलेगी, मुझे मुश्किल से कोई शोधित हरड़ मिलेगी, या इस विधि से शोधित की हुई मिलेगी। दूसरी विधि से शोधित कर देंगे जो सरल होगी। तो आप घर पे अपने ये सब प्रयोग करके देखिए, शोधित हरड़ का प्रयोग करके देखिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये रसायन है हरड़। तो इस तरह के बहुत सारे रसायन है, पचासों तरह के रसायन है। किसको किस तरह की वीकनेस है, क्या गड़बड़ है, उसमें उस तरह का रसायन हमारे आयुर्वेद के जो ज्ञाता है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, पहला कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का वात पित्त कफ का ज्ञान, दूसरा कॉन्सेप्ट 7 धातुओं का ज्ञान, तीसरा कॉन्सेप्ट रसायन द्वारा पोषण, कहते पुष्टि वर्धनम। तो पोषण, पुष्टि, पुष्टि मतलब स्ट्रांग बनाना, बॉडी को मजबूत बनाना, बॉडी शरीर को, ये पुष्टि। चौथा, पंचकर्म व लंघन द्वारा शोधन। आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चौथा, पंचकर्म व लंघन द्वारा शोधन। पहले क्या होता था, पहले जब वैद्यों के पास जाते थे तो सबसे पहले वमन विरेचन कराते थे, तब दवाई देते थे, मेडिसिन देते थे। पहले कोई आयुर्वेद का वैद्य दवाई नहीं देता था डायरेक्ट। इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि बाजार से जाओ दवाइयां खरीद लाओ, इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो पंचकर्म व लंघन द्वारा शोधन किया जाता था शरीर का। सुगंधि, सुगंधि बढ़ती थी, उससे निरोगिता बढ़ती थी। जिसके शरीर में जितनी दुर्गंधी है, इसका मतलब उसके शरीर में उतने ज्यादा टॉक्सिन्स जमा होते चले जा रहे हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का पांचवा, ऋतुचर्या। किस ऋतु में क्या चीज लेनी चाहिए, किस ऋतु में क्या चीज लेनी चाहिए। अभी मेरे पास में एक सज्जन है, उनको पार्किंसन की बीमारी थी। तो वो कहने लगे कि मुझे किसी वैद्य ने मालकंगनी का तेल दिया है और मैं इसका यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो बैसाख चल रहा है, इसमें आप, मालकंगनी का तेल तो गर्म होता है, और उनपे दूध भी नहीं था तो वो पानी से यूज कर लेते थे, तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो बैसाख में क्या चीज यूज करनी चाहिए, कोई बताएगा। बैसाख में बेल का यूज करना चाहिए, बेल बहुत लाभप्रद होती है बैसाख की। चैत्र में नीम का प्रयोग करना चाहिए।
चैत्र का नीम अगर जिसने खा लिया तो इम्यूनिटी उसकी 6 महीने बहुत स्ट्रांग रहेगी, नीम की कोमल पत्तियां। तो ये छोटे छोटे प्रयोग, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग अगर सीख लें, ऋतुचर्या आयुर्वेद की, ये पांचवा कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का क्लिनिकल आयुर्वेदा, कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसमें कैसे उसका उपचार किया जाए, किसी को बवासीर हो गई, किसी को कुछ हो, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, तो उसमें कैसे उसका उपचार किया जाए, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। पहले तो प्रयास ये किया जाए कि हमें बीमारी हो ही ना, हमारी जीवनचर्या ऋतुचर्या इस तरह की हो कि हमें बीमारी ना हो। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। एक बार एक आयुर्वेद के ऋषि अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कौवे का भेष बना करके बैठ गए। उन्होंने कहा, कोरु, बीमार कौन होता है, कौन नहीं होता, स्वस्थ कौन है? तो बहुत सारे आंसर आए। किसी ने कहा कि जो अश्वगंधा का सेवन करता है वो बीमार नहीं होता, किसी ने कहा जो तुलसी का सेवन करता है वो बीमार नहीं होता। लेकिन एक आंसर आया, एक उनके शिष्य ने आंसर दिया, वो उनको सबसे ज्यादा पसंद आया। जानते हो वो आंसर क्या था? कोई बता सकता है? 1 मिनट का गैप लेते हैं, अगर कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा करिए। प्रतीक जी, ऑडियंस अगर कोई आंसर देना चाहे तो आंसर दिवाइए। जी 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 सर। हाँ, ऋषि ने पूछा कि स्वस्थ कौन? कोरुक, क्या आंसर दिया? एक शिष्य का आंसर सबसे ज्यादा पसंद आया, बताइए। जो आंसर देना चाह रहे हैं उनको अनम्यूट करिए। अच्छा ये सर है, ये लीजिए। हाँ सर। हाँ, अग्रवाल साहब आंसर देना चाह रहे हैं। रेज हितमुख, हैंड। हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक। बहुत अच्छा अग्रवाल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। अगर ये फिलॉसफी किसी को पता है तो मजा आ जाए। हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके लिए हितकारी क्या है। अगर पित्त वाले को आपने लहसुन की चीज खिला दी तो उसके लिए जहर हो जाएगा, और अगर कफ वाले को आपने लहसुन की चीज खिला दी तो उसके लिए वो अमृत हो जाएगा, उसके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो हितभुक आपके लिए हितकारी क्या है, किस ऋतु में क्या हितकारी है। फिर मितभुक, भाई अगर कोई आपको अच्छी चीज मिल गई तो थोड़ा खाइए, मितभुक, है ना, ज्यादा मत खा लीजिए, पेट ज्यादा मत भर लीजिए। और ऋतुभुक, ऋतु अनुकूल खाइए। हितभुक जो आपकी प्रकृति के हितकारी है, वात पित्त कफ के हिसाब से। मितभुक हितकारी है तो भी थोड़ा खाइए, ऐसा नहीं कि पता चला हितकारी है तो खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। ना ना ना, थोड़ा खाइए, मितभुक। और फिर ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार क्या उपयोगी। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेद के। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि वात पित्त कफ क्या है। सबसे पहले इस चीज पे चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा सा समझना मुश्किल काम है और डेली अभ्यास मांगता है ये समझने के लिए। हनुमान जी पवन पुत्र थे। क्यों थे पवन पुत्र? बहुत बलवान थे, बहुत वेगवान थे, इसलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता है। पवन मतलब वायु, और आयुर्वेद में उसको कहते हैं वात। वात। तो जितना भी मूवमेंट होता है, जितना भी वेग आता है, जितना भी बल आता है शरीर में, वो कहाँ से आता है? वो आता है वात से, वायु से। वायु को एक दृष्टि से अगर योग की भाषा में कहें तो उसको प्राण वायु भी कह सकते हैं हम। प्राण से अनाहत चक्र इसका इसका केंद्र होता है। अनाहत चक्र वायु का मुख्य केंद्र होता है। हनुमान जी का अनाहत चक्र सिद्ध था, इसलिए बहुत बड़े भक्त थे। अब देखिए, अगर यही हम कहते हैं वात प्रधान व्यक्ति है, वात कुपित हो गया, यही वात जब कुपित हो जाता है तो आदमी के शरीर को बलहीन बना देता है। यही वात जब नियंत्रित होता है तो आदमी के शरीर को बलवान बना देता है, और जब कुपित होता है, बिगड़ता है, तो बलहीन बना देता है। कैसे? आपने घी खाया, वो घी क्या कर सकता है? आपको बलवान भी बना सकता है और आपको बलहीन भी बना सकता है। अगर वो घी आपका डाइजेस्ट हो गया, प्रॉपर पच गया, तो क्या होगा? तो बलवान बना देगा आपको। और वही घी अगर नहीं पचा,
डिसेंट्री लग गई, लूज मोशन लग गई, तो क्या होगा? बलहीन हो जाएगा शरीर। तो ऐसे ही इनका है, ये मैकेनिज्म है, वात पित्त और कफ बॉडी के तीन। जब ये बिगड़ते हैं, जब ये सही चलते हैं, स्मूथ चलते हैं, ट्रेन पटरी पे चलती है तो खूब बढ़िया दौड़ती है। जब ये पटरी पे होते हैं तो खूब बढ़िया शरीर को ताकतवर बना के रखते हैं, बढ़िया बना के रखते हैं। और जब ये बिगड़ते हैं तो शरीर का बेड़ा गर्क करते हैं। तो ये समझने की चीज है। अगर बात, हर एक की नेचर कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई प्रधान होती है। वात प्रधान होगी, किसी की पित्त प्रधान होगी, किसी की कफ प्रधान होगी, किसी की मिक्स भी होती है। जैसे मेरी वात पित्त है, मिक्स है। तो ये समझने की आवश्यकता, ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है पित्त। पहला हो गया वात, जो इसमें मैंने बताया कि सब प्रकार के मूवमेंट्स बॉडी के जितने भी होते हैं तो वो वात से संपन्न होते हैं। तो चलने में दर्द हो रहा है, ये सब वात के लक्षण है। वात के और लक्षण अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ किताब से। वात प्रकोप के लक्षण, जब वात कुपित होता है तो क्या क्या लक्षण दिए हैं, अपनी किताब से पढ़ रहा हूँ। शरीर का रूखा सूखा होना, धातुओं का क्षय होना, तंतुओं के अपर्याप्त पोषण के कारण शरीर का सूखा या दुर्बल होते जाना, अंगों की शिथिलता सुन्नता होना, अंगों में कठोरता जकड़ जाना, त्वचा का खासकर पैरों की बीमारियां, हथेलियां, होठ आदि का फटना, नाखून केश आदि का कड़ा और रूखा होना, हाथ पैर गर्दन आदि का कांपना और फड़कना, अंगों और नाड़ियों में खिंचाव होना, सुइयां चुभने, तोड़ने या झटका लगने, मसलने काटने जैसी पीड़ाएं होना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों का चटचट करना, अंगों में वायु का भरा रहना, पेट का गैस से फूलना और अपान वायु का अधिक निकालना, डकार या हिचकी ज्यादा आना, भूख प्यास अनियमित, कभी ज्यादा कभी कम लगना, मुख का सूखना, स्वर का कर्कश होना। ये अगर इसमें से कोई लक्षण इस तरह के कोई आपको लग रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये वात के लक्षण। और भी लक्षण दिए हैं कुछ, मैंने जितने जरूरी है उतने पढ़े हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पित्त। पित्त क्या होता है? पित्त होती है गर्मी। जिसका पित्त बढ़िया होगा उसको खूब बढ़िया भूख लगेगी, जठराग्नि उसकी बड़ी प्रबल होगी। और दूसरी चीज, उसमें काम करने की शक्ति बहुत होगी। अग्नि अगर बढ़िया है, अगर आपकी मोटर है, मोटर में अग्नि बढ़िया जल रही है, कंट्रोल है, नियंत्रित है, तो मोटर खूब तेज दौड़ेगी। और यही अग्नि अगर बिगड़ गई तो जला देगी। तो इसी तरह से ये अग्नि अगर बिगड़ जाती है तो धातुओं को जलाना शुरू कर देती है। पित्त जब गड़बड़ होता है तो क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, ये पढ़ के सुनाता हूँ। युवावस्था में बाल सफेद होना, नेत्र लाल या पीले रहना, नाखून पीले रहना, देह पीली होना, नाक से रक्त बहना, गर्म पेशाब आना, ज्यादा गर्म पेशाब होना, तो पेशाब में जलन होना, अधिक भूख लगना, ठंडी चीजें अच्छी लगना, बेचैनी होना, शरीर में जलन, आंखों में लालिमा जलन, हृदय पेट अन्न तालिका में जलन, त्वचा का अधिक गर्म रहना, फोड़े फुंसियां निकलना, पकना, त्वचा मलमूत्र नेत्र आदि का पीला होना, कंठ सूखना, कंठ में जलन, प्यास का अधिक लगना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, कभी कभी खट्टा होना, अम्लता का बढ़ना, खट्टी डकारे, गले में खट्टा चरपरा पानी आना, उल्टी जैसा अनुभव होना, जी मिचलाना, पतले दस्त होना, थोड़े परिश्रम से मेहनत से अधिक पसीना आना, फुदकती नाड़ी। वैद्य लोग क्या करते हैं, नाड़ी देख के पता लगा देते हैं कि आपका वात पित्त का क्या गड़बड़ है। हम बचपन में एक वैद्य के पास जाया करते थे, वो मेरी नाड़ी देखते ही पता कह देता था कि आज तुमने रात को आइसक्रीम खा ली बेटा, इसलिए तुम्हारा गला खराब हो गया, तुरंत बता देता था। और मैं देख के आश्चर्य रह जाता था, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, इन्हें कैसे पता चल जाता है, इन पे कौन सी स्थिति है। तो नाड़ी देखते ही वो पता लगा लेते थे। पहले लोग इस तरह के वैद्य बड़े पावरफुल होते थे, उनको बड़ा ज्ञान होता था, अनुभव होता था। तो ये फुदकती नाड़ी कहते हैं, मेढक के समान गति वाली जिसकी होती है, वो पित्त के लक्षण उसमें होते हैं। तो ये हो गया जी आपका पित्त। लेकिन आपको पित्त के बारे में बता दें, अगर बिल गेट्स की बात करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रहे हैं, वो पित्त प्रधान रहे हैं। जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जितने भी दमदार व्यक्ति रहे हैं, वो सारे पित्त प्रधान होते हैं। पित्त मानसिक दक्षता बहुत पैदा करता है, मेंटली बहुत शार्प बनाता है आदमी को। कब? जब वो संतुलित होता है। और जब वो कुपित होता है तो आपने देख लिया कि ये लक्षण पैदा होते हैं। पित्त का जो केंद्र है वो है नाभि चक्र। चलिए, अब आते हैं तीसरी चीज, कफ।
आपने देखा होगा कुछ लोगों का शरीर बड़े ढील-ढाल, लंबे-चौड़े होते हैं, तो वो सब कफ प्रदान होते हैं। कफ जो होता है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है ना? कफ का जो केंद्र होता है, वो मूलाधार और स्वादिष्टान होता है, कफ का केंद्र। तो ये 3 बातों के बारे में हमने बताया आपको, वात, पित्त, कफ के बारे में। इसके बारे में मैं एक अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपको उसकी उपयोगिता समझ में आ जाएगी, वात, पित्त, कफ की। जब मेरा बेटा छोटा था, बात थी 6ठी-7वीं की, तो ये बैडमिंटन बहुत खेलता था और भरी सर्दियों में बैडमिंटन खेलता था, तो पसीने में हवा लग जाती थी और उसको खाँसी हो जाती थी और खाँसी इतनी होती थी कि 3-4 दिन तक खाँस-खाँस-खाँस, ये बहुत ही पतला था, बहुत स्लिम था। खाँसते-खाँसते परेशान हो जाता था और हम जागते-जागते परेशान हो जाते थे, रात भर जागना पड़ता था हमें। और हम नेट से पढ़ के या आयुर्वेद की पुस्तकों से पढ़ के तरह-तरह के उपचार करते थे इसके। कोई कहता था अदरक दे दो, कोई कहता था खाँसी के लिए ये दे दो, काली मिर्च वाला दे दो, मुनक्का वाला दे दो, फलाँ दे दो। सब तरह के उपचार हमने जितने तरह के वैद्यों से, इनसे, उससे कराए, लेकिन इसकी खाँसी ठीक नहीं होती थी, नाक में दम आ गया था। एक बार क्या हुआ, मैं उस समय गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र का बेस्ट स्कूल माना जाता था, विद्यालय। तो उसकी मैनेजमेंट में मैं रहा, तो उसका एनुअल फंक्शन था। तो उसी के एलुमनाई को बड़े वैद्य जी आए। तो जैसे ही मुझे मौका मिला अलग से वैद्य जी से बात करने का, मैंने तुरंत रोना-रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरे बेटे की खाँसी ऐसी है। उन्होंने बेटे की पहले वो पूछा वज़न कितना है? कैसा शरीर है? पतला है, दुबला है? मैंने कहा वैद्य जी ये क्यों पूछ रहे हैं? ये खाँसी किस तरह की है ये तो पूछ नहीं रहे। ये पूछ रहे हैं शरीर कैसा है? दुबला-पतला है या भारी है? मैंने कहा बिल्कुल दुबला-पतला है। कहते कैसा है? आलसी है, फुर्तीला? मैंने कहा बहुत फुर्तीला है, बहुत एक्टिव है, बहुत शार्प है। तो मैंने कहा उन्होंने पूछा कि आप दे क्या रहे हो? तो मैंने कहा हम अदरक से लेके और सारी चीज़ें दे चुके हैं उसको। कहते हैं उसको कुछ मत दीजिए, आपने उसकी खाँसी को बिगाड़ दिया। मैंने कैसे? कहते हैं वो पित्त वाली खाँसी उठती है उसको। उसको कफ वाली खाँसी नहीं उठती, उसको पित्त वाली खाँसी उठती है, उसको आप केवल गाय में दूध दे दीजिए। ओह सॉरी गाय के दूध में घी दे दीजिए डाल के और वो जो है उसको वो एकदम लाभ करेगी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर उससे लाभ ना हो तो मोती पिश्ती उसको मलाई के साथ दे दीजिए सुबह और रात। तो मैं तो फटाफट दोनों काम जैसे ही मैंने किए और 48 घंटे में उसकी खाँसी काबू आ गई और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा ये वैद्य जी ने कमाल कर दिया। मैंने उनको फ़ोन करके कहा मैंने कहा वैद्य जी आपकी दवा कैसे असर कर गई? ये कमाल है। कहते बेटा ये वात-पित्त कफ का भाई ये वात-पित्त कफ का ज्ञान है। जिसको हो जाता है वो 100 साल आराम से जी सकता है। तो तब से मेरा ध्यान इस पे गया। जब से मैंने बेटे पे प्रयोग किया और पता लग गया कि वो पित्त प्रकृति का है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि पित्त प्रकृति क्या होती है, ये सब। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है वात, पित्त, कफ का ज्ञान कि आप अपनी प्रकृति को समझिए और उस हिसाब से अपना उपचार करिए। बहुत सारे लोग पित्त प्रकृति के होते हैं और नेट पे पढ़ लेते हैं कि दूध में हल्दी मिला के पीजिए और वो दूध में हल्दी मिला के अगर आप पिएँगे तो आपका मेटाबॉलिज़्म पित्त प्रकृति वालों का सारा गड़बड़ होता चला जाएगा क्योंकि हल्दी गर्म होती है। तो इस तरह से ये जो वात, पित्त, कफ का ज्ञान है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। कोई प्रश्न यहाँ तक बन रहा हो तो पूछ सकते हैं, वात, पित्त, कफ पे। नेट पे भी आप सर्च करिए, मेरी किताब लेना चाहें उसे पढ़िए, वात, पित्त, कफ के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। एक प्रश्न ज्ञान जी पूछना चाह रहे हैं हाँ, सर हाँ, अगर हाँ, आप पूछिए बोल भाई साहब, पूछिए, पूछिए। बहुत अच्छा। ज्ञान जी पूछिए, रेज़ हैंड हुआ है। मुझे दिखता नहीं है ठीक से किसने हैंड किया है रेज़, तो आप जी। प्रतीक जी बढ़िया है। मैं बीच-बीच में समय देता रहूँगा प्रश्न ठीक है। हाँ, गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि हम वात, पित्त या कफ वाले हैं? ये कैसे पता चले? देखिए सबसे पहले तो आप इसकी स्टडी करिए कि आप वात क्या होता है, पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है। 2-3 घंटे लगा के इसकी स्टडी करिए, है ना? मैं एक्चुअली एनआईटी वाला प्रोफ़ेसर हूँ। मैं बहुत स्पून फीडिंग नहीं करता। तो पहले आप खुद होमवर्क करिए और धीरे-धीरे करके आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि आपकी बॉडी क्या है। नेट पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएँगे जिनको आप भरेंगे, आंसर भरेंगे, तो वो आपकी प्रकृति के बारे में बताएँगे।
जैसे जिसकी नींद रात को डिस्टर्ब होती है खूब, वो वात प्रकृति का होता है, सिंपल सा वो है। जिसको गर्मी खूब परेशान करती है, वो पित्त प्रकृति का होता है। और जिसका शरीर वजन ज्यादा होता है, जिसको नजला जुकाम बार बार होता है, वो कफ प्रकृति का होता है। जो कोरोना था वो कफ वाला रोग था, है ना। जो थायराइड है वो कफ वाला रोग है। अगर कफ बैलेंस आपका है तो थायराइड नहीं होगा। कफ कुपित होने पर थायराइड होता है। आयुर्वेद कहता है कि जितने भी बीमारियां हैं ना, ये किसी न किसी दोष के कुपित होने पे होती हैं। तो इसलिए इनका ज्ञान बहुत लाभकारी है। थैंक यू। सर, आपका पुस्तक कहाँ से मिलेगा और आपसे संपर्क कैसे हो सकता है? सर 2 फोन नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए प्लीज। 9416570828 9416570828 और 99999997934668। मेरा तो ये 999 हमने हाँ जी, ये सर, चेक 999 सर, इस पे आ गया है, रितान्वेशी इन्होंने उस पे डाल दिया है चैट पे। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछिए। ये बताइए, ये कफ वाला जो आपने बताया कि हाँ जी, कफ है, लेकिन वो कफ वाला नहीं है, वो पित्त वाला है, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत गहरा प्रश्न है कि वो कफ वाला वो है। जैसे मैंने बताया ना अपने बेटे की खांसी, नॉर्मली जो खांसी होती है वो कफ वाली होती है, लेकिन उसको पित्त वाली खांसी थी, उसको कफ वाली खांसी नहीं थी, है ना। तो ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसमें आयुर्वेद के किसी आचार्य से आप अपने पर्सनल लेवल पे बात करिए और उनसे उसका उत्तर जानिए और खुद भी ऑब्जर्व करते रहिए अपनी बॉडी को। बेटे के बारे में एक बार और कहना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा कि इसका वजन बहुत कम था। जैसे पित्त वाले जो होते हैं थोड़े शार्प होते हैं, थोड़े कम वजन के होते हैं, गर्मी उनको बहुत तंग करती है। इसको खुजली की बीमारी थी बचपन में और वो असाध्य खुजली थी, लेकिन हमने नमक मीठा छुड़ा के इसको प्रयोग कराया। डॉक्टर तो कहता था पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, लेकिन वो खुजली 40 दिन में चली गई थी जब हमने इस पे आयुर्वेद के प्रयोग किए, नमक चीनी छुड़वा करके इसको, है ना। तो इसका वजन बढ़ाने के लिए हमने एक रसायन का यूज किया जिसका नाम था बला। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनका वजन कम है, जो खिलाड़ी होते हैं, सारे प्लेयर्स होते हैं, वो बला रूट यूज करते हैं। बला रूट आपकी मसल्स को बहुत पावरफुल बनाती है, बला रूट। तो बचपन में हमें कहीं से इसके लिए बला रूट हाथ लग गई थी। अब तो बहुत ज्यादा व्यापारीकरण हो गया। आयुर्वेद का जब से व्यापारीकरण हुआ तब से चीजें मिलना मुश्किल हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलती नहीं है, क्योंकि विदेशियों को पता लग गई सारी चीजें और भारत से सब विदेश चली जाती हैं। आप देखिए चाइना के सारे खिलाड़ी भारत की कीड़ा जड़ी यूज कर रहे हैं, बला रूट यूज कर रहे हैं। सारे जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं भारत से जाती हैं सारी बला रूट, हम लोगों को मिलती नहीं है। जटामांसी नहीं मिलती हम लोगों को, ब्राह्मी इवन लुप्त कगार पे। जो ब्राह्मी है, आप बाजार में बहुत देखेंगे ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी, लेकिन वो ब्राह्मी नहीं है, मंडूक पर नहीं है सारी। ब्राह्मी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। सारा हिमालय रीजन से ब्राह्मी उठा करके सब एक्सपोर्ट कर दिया व्यापारियों ने। तो भारत सरकार को से निवेदन है कि इस पे कुछ स्ट्रिक्ट उनको वो लेना चाहिए कि भारत की 50% चीजें तो भारतीयों को मिल जाए। 90% एक्सपोर्ट हो जाता है, 95% एक्सपोर्ट हो जाता है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत यहाँ बचा रहता है ना। चलिए अब मैं एक और कॉन्सेप्ट पे बात थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ जो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। डॉक्टर साहब अगर आप अलाउ करें, एक लास्ट प्रश्न। मोहित गुप्ता जी काफी देर से हैंड्स रेज करके नहीं नहीं, प्रश्न तो दो लूंगा मैं, बिल्कुल बताइए कौन है। हाँ, गुप्ता जी। हाँ हाँ भाई साहब बताइए। हाँ जी, नमस्कार गरबल साहब। हाँ भाई साहब बताइए, प्रश्न बताइए, नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हैं हम, हाँ जी। किसी वैद्य से राय लेते हैं, हाँ जी। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जब वैद्य के पास जाते हैं हाँ तो जी। वो एलोपैथी की दवाई दे देता है। इंडिया में जनरली 10 में से 8 केस है। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब ये तो देखिए भाई साहब, इसका इसका बड़ा छोटा सा उत्तर है। ना तो वैद्यों को अपनी विद्या पे कॉन्फिडेंस है और ना हम लोगों को आयुर्वेद पे चलने का अभ्यास है।
हमारी टेंडेंसी कुछ इस तरह की हो गई है कि हम बचपन से एलोपैथी खाते 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 हमारे शरीर को उसी की आदत पड़ गई है एलोपैथिक की। तो जैसे नशे वाले को नशा छुड़वाना पड़ता है ना, ऐसे हमें ये एलोपैथिक दवाइयाँ छुड़वानी पड़ेगी धीरे-धीरे करके। और बचपन से जब प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहिए। आयुर्वेद बचपन का विषय है एक्चुअली। हमने एक अच्छा स्टेप लिया है आईआईटी कुरुक्षेत्र में, आईकेएस में हमने आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किया है यहाँ पे बच्चों को। एक कोर्स आईकेएस के नाम से डाला, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो भारत सरकार ने कुछ अच्छे कदम लिए हैं अपनी परंपराओं को लेकर के। तो बच्चे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं उसके लाभ जान करके। तो इस उम्र से जब बच्चों को पता लगेगा, वात पित्त कफ का ज्ञान होगा और सारी चीज़ों का पता लगेगा इस उम्र से, तो धीरे-धीरे करके आयुर्वेद प्रमोट होगा। ये 10वीं 12वीं से हम पता नहीं क्या-क्या फालतू बच्चों को पढ़ाते चले जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के नाम पे भी हम पता नहीं आलतू-फालतू इतने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है ना? 50-50 तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर हमने एक सब्जेक्ट आईकेएस का पढ़ा दिया जिसमें हमारी प्राचीन विद्याओं का, योग का, आयुर्वेद का, भगवत गीता का, इनका थोड़ा एक-एक चैप्टर रख दिया, तो कितना बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। तो भाई साहब ये जो समस्या आप बता रहे हैं ना, ये बड़ी कॉमन है। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, आप तो किसी अच्छे आयुर्वेद आचार्य पे गए जो उसने आपको एलोपैथिक दवा दे दी। अगर आप थोड़े नीचे लेवल पे जाएँगे ना आयुर्वेद वालों पे, तो क्या करते हैं, एक स्टेरॉइड होता है, वो बड़ी कॉमन है ये समस्या। ऋषिकेश में पकड़े गए बहुत सारे लोग इस तरह के और सब वो क्या करते हैं अग्रवाल जी, हाँ जी, अग्रवाल जी, हाँ जी भाई साहब। स्टेरॉइड हेलो। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला करके दे देते हैं स्टेरॉइड। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी स्टेरॉइड की अग्रवाल जी, प्रतीक जी अलाउ करिए, कौन है ये? नहीं बात कर पा रहे तो इन्हें सर म्यूट करिए। आपका इंटरनेट थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, एक बार जरा स्टेबल इंटरनेट में आ जाइए तो आपकी आवाज पहुंच पाएगी। जो प्रश्न पूछ रहे हैं मेरा मेरा तो ठीक है ना? थोड़ा आपका सा मैं स्टेबल है सर, आपका स्टेबल है, वो आपको जो बीच जिसकी में आवाज आ रही रोकना है। चाहता हूँ। आप उनका बाद में ले लेंगे प्रश्न, उनका बाद हाँ, में। या तो ऐसा कर लेंगे हम लोग। अभी कुछ समय पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कैंसर के लिए बेस्ट माना जाता है, उनके एक डॉक्टर ने कहा कि भारत में कैंसर बड़ी तेजी से फैलने जा रहा है। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई उनका स्टेटमेंट सुन करके ये, कि आयुर्वेद के होते हुए कैसे कैंसर भारत में फैलने जा रहा है। तो ये जो कैंसर है ना, बेसिकली इसको मैं कहता हूँ कुंभीपाक नरक। जो शास्त्रों में कहा गया है ना, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, कि एक कुंभीपाक नरक होता है, उसमें ऐसे तेल में खौलाया जाता है, ये सब अलंकारिक चित्रण है। लेकिन जिसको कैंसर हो जाता है, वो वास्तव में उसको कुंभीपाक नरक भोगना पड़ता है। कीमोथेरेपी से लेके पता नहीं बहुत तरह की समस्याएं कैंसर वाले को पैदा होती हैं। तो मैं 2 मिनट इस पे बोलना चाहूंगा ताकि कैंसर की बीमारी से हम बच सकें, क्योंकि उसके बाद में उसका कोई उपचार सही नहीं है। वैद्यों पे जाएंगे, आयुर्वेद पे जाएंगे तो भी मुसीबत, धर्मशाला में जाएंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो भी मुसीबत, जो प्रसिद्ध है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए धर्मशाला, और एलोपैथिक पे जाएंगे तो भी समस्या। हालांकि आयुर्वेद ने इसका बड़ा अच्छा निदान दिया है कैंसर का, अभ्रक सहस्त्रपुटी भस्म। लेकिन वो कोई वैद्य तैयार नहीं करता है। मुझे नहीं मिला, मेरी माताजी को कैंसर की प्रॉब्लम हुई 1 साल, मुझे नहीं मिली वो कहीं पे भी, क्योंकि उसको बनाने का जो तरीका होता है वो बड़ा लंबा होता है और बड़ा मेहनत का होता है। आजकल जो आयुर्वेद का कमर्शलाइजेशन हो गया, इससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दे दिया ये कि भारत में कैंसर फैलने जा रहा है? देखिए, आप सुबह से चेक करिए, आप पेस्ट करते हैं कोई टूथब्रश सुबह, उसमें एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो हम सुबह से कार्सिनोजेनिक, क्या कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कारक, हम कैंसर कारक तत्व सुबह से ही प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। आप कोई सा भी टूथपेस्ट उठा लीजिए, चाहे देसी उठा लीजिए, स्वदेशी उठा लीजिए, चाहे बाहर की कंपनी का उठा लीजिए, कोई सा उठा लीजिए, सब में मिलेगा एक तरफ से सोडियम लॉरेल सल्फेट।
केवल 1-2 टूथपेस्ट हैं जिनमें नहीं मिलता। तो यहाँ से हमारा गड़बड़ हो जाता है मामला। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो भोजन हम करते हैं उसमें क्या होता है, अधिकांश से पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स। अभी मैं अपनी वाइफ को दिखाने एक वैद्य को गया था, उन्होंने 4-5 बोतलें हमें प्लास्टिक की पकड़ा दी। कोई अर्जुन अश्वगंधा जूस, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मैंने उनसे निवेदन किया, वैद्य जी थोड़ा कम करिए, हम पहले ही दवाओं से बहुत भरे पड़े हैं घर हमारे, थोड़ी कम दवाएं दीजिए, और ये प्लास्टिक की बोतलों से तो मुझे देख के बड़ी वो होती है, चिढ़ होती है। तो सब दवाइयों में प्रिजर्वेटिव भयंकर, और सब जितना फल सब्जी है उनमें पेस्टिसाइड, तो ये सारे कार्सिनोजेनिक हैं, तो कैंसर क्यों नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो सारी चीजें हम प्लास्टिक की यूज करते चले जा रहे हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन, है ना। भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पे कठोर कदम उठाने चाहिए हम लोगों को, प्लास्टिक और पॉलिथीन पे, जिससे माइक्रोप्लास्टिक हम लोगों की बॉडीज में ना जाए। इसके बाद में क्या है, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेरे बेटे का रैंक JEE एडवांस में 32 आई, तो सब ने कहा IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई। मैंने कहा नो, ओनली IIT रुड़की। क्यों जी? मैंने कहा वहां, मैं जानता हूँ कि IIT रुड़की IIT मुंबई की तुलना में स्टैंडर्ड उतना नहीं है, लेकिन वहां पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है IIT रुड़की में, बस मेरे लिए वो पर्याप्त। IIT इज IIT और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। मेरी वाइफ कहने लगी आप कैरियर खराब कर दोगे। मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा ये तो बंदे अपना भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, बच्चे को भी ऐसे ही करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, वो IIT रुड़की में बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। अब आप दिल्ली, NCR, गुड़गांव, गाजियाबाद, फला ढिमका ऐसी ऐसी जगह रह रहे हैं, तो क्या है आपका AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं कभी? हमेशा 250 से ऊपर मिलेगा, और 250 से ऊपर मिलने का क्या मतलब है कि आप 5 सिगरेट फ्री में पी रहे हैं, 5 सिगरेट्स, तो क्यों नहीं आपको हमें कैंसर होगा, बताइए। आपको जान के ताज्जुब होगा, गाजा में जहाँ लड़ाई हुई वहां का AQI कभी 100 से ऊपर नहीं गया, इतनी लड़ाई के बावजूद, इतना गोला बारूद बिखरने के बावजूद, और हमारे यहाँ हमेशा 250 से ऊपर है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विश्व का आज से 5 साल पहले कौन सा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर था, कोई बताएगा, लिखेगा? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 5 साल पहले आज से, चाइना का एक शहर हुआ करता था बीजिंग, जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था, और चाइना वालों ने क्या किया, एक नीदरलैंड की कंपनी को ठेका दे दिया, और आज वो उसका AQI 100 से नीचे है बीजिंग का। उन्होंने वो लगा दिए वहां पे टावर्स, लगा दिए जो हर किलोमीटर पे, जो पॉल्यूशन रोकते हैं, पॉल्यूशन फ्री करते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते, केवल तरह तरह के ढोल बजाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे कुछ भारत के हम लोग, जो दिल्ली हमारी कैपिटल है, उसका AQI कभी 250 से कम नहीं होता, है ना। तो हमें बहुत सारे भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि इन चीजों पे बात करिए। इलेक्शन की आप वो देखिए, कैंपेन देखिए, किस किन मुद्दों पे बात होती है। मुझे तो शर्म आती है कि इतने बड़े बड़े नेता और इस तरह की घटिया बातें करते हैं, सारी चीजें फालतू चीजों पे, है ना। अच्छी चीजें हैं जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके हम, उन तो उस तरह की चीजों पे बात करिए आप। उस दिशा में कौन क्या करने जा रहा है तो बात ही नहीं करता मीडिया, चुप। ना हम जनता, ना हमारी जनता इतनी जागरूक है जो कहे कि हाँ भाई आप AQI घटाइए, हम उस पार्टी को वोट देंगे जो AQI घटाने की दिशा में काम करेगी। वो तो मुद्दा ही नहीं है। हम तो आरक्षण को लेकर मर जाएंगे, हम उस फ्री वाली चीजों को लेकर मर जाएंगे, हम इस चीज को लेकर मर जाएंगे, है ना। भारत के लोग मूढ़मती, इतने मूढ़मती हो जाएंगे, सोच के बड़ा आश्चर्य होता है। तो जो लोग बहुत पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, जिनकी मजबूरी है भाई, अब दिल्ली में रहना पड़ रहा है, तो उनसे निवेदन है कि 2-3 महीने में अपने जाकर के लंग्स साफ कर लें, किसी पहाड़ी जगह पे चले जाएं, ना कहीं स्थान मिले तो हमारे कुरुक्षेत्र में आ जाएं, यहाँ पे AQI हमेशा ठीक रहता है, और हमारे यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। तो अपने
प्योरिफिकेशन जरूर करें, शोधन जरूर करें अपने उसका बॉडी का। नवरात्रों में शोधन जरूर करें बॉडी का, कुछ और करें या ना करें लेकिन बॉडी का शोधन जरूर करें। जिससे क्या होता है, जब ये चीजें मैच्योर हो जाती हैं, जब टॉक्सिन्स जमा होते 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 मैच्योर हो जाते हैं तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैच्योरिटी ना होने दे, जैसे पॉलिसी मैच्योर हो जाती है ना तो खूब सारा पैसा मिलता है, ऐसे जब ये चीजें टॉक्सिन्स मैच्योर हो जाती हैं तो खूब भयंकर भयंकर बीमारियां मिलती हैं आदमी को, असाध्य रोग हो जाते हैं आदमी को। एक बात गुरुजी ने पिछली बार कही थी, मैं उसको थोड़ा सा 5 मिनट उठाना चाह रहा हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर। गुरुजी ने कहा था कि लोग ऐसे ही हल्ला मचा रहे हैं कि वैक्सीनेशन से देखिए वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बट मैं वैक्सीनेशन का सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक फॉलोअर, इसलिए नहीं करता वैक्सीनेशन का सपोर्ट। हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन में? वैक्सीनेशन की पहले साइंस समझिए क्या होता है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, लेड और आर्सेनिक 2 तरह के जहर होते हैं। उस जहर में जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है उसको डाला जाता है डोरमेंट स्टेट में, अर्धमृत अवस्था में उसको डाला जाता है। तो हम अनावश्यक पॉइजन अपनी बॉडी में क्यों लें? मेरा प्रश्न ये है। अब मान लो आपने 20 तरह के पॉइजन भर लिए, आपने अब कोरोना आया कोरोना का लगा लिया, मलेरिया आया मलेरिया का लगा लिया, डेंगू आया डेंगू का लगा लिया, चिकनगुनिया आया चिकनगुनिया का वैक्सीन लगा लिया, फिर माता क्या है वो छोटी माता का लगा लिया, बड़ी माता का लगा लिया, है ना? 20 तरह के वैक्सीनेशन आपने लगा लिए। तो एक रिसर्च है वैक्सीनेशन पे पूरी, एक रशियन साइंटिस्ट की, वो रिसर्च मैंने पढ़ी, अपनी किताब में भी दिया उस रिसर्च को, पंपिंग पॉइजन्स इन बॉडी ऑफ चिल्ड्रन। कि भाई अगर आप 20-40 तरह के पॉइजन बच्चों के शरीर में भर दोगे तो बच्चे की तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। मैं इस पॉइंट्स पे वैक्सीनेशन के अगेंस्ट। अगर आप 1-2 वैक्सीन मैंने नहीं लिए, हमने कोरोना टाइम में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो वीक हैं वो माँ बेटी हैं, और उन दोनों को ने वैक्सीनेशन नहीं लिया कोरोना का। मुझे तो लेना पड़ा है, मेरे बेटे को लेना पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे। IIT रुड़की ने कह दिया था कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगा के आओगे तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना? तो हमें अपने आयुर्वेद पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमारी सरकारों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एलोपैथिक चीजों पे कॉन्फिडेंस है। तो बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, है ना, लेकिन विश्वास करते हैं हम एलोपैथिक चीजों पे ज्यादा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कोई बहुत अच्छे स्टेप्स नहीं है। ठीक है, मजबूरी पड़ी, वैक्सीनेशन हो गया ले लिया, ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छे तरीके नहीं है। इससे ओवरऑल इम्यूनिटी वीक होती है। अब कैसे वीक होती है अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ले जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको बहुत मजबूरी लगे तभी वैक्सीनेशन कराइए, आयुर्वेद पे कॉन्फिडेंस डेवलप करिए चीजों पे। चलिए ये हो गया, ये हो गया। और कुछ प्रश्न लेना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें, एक प्रश्नोत्तरी सेशन कर लेते हैं, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। किसी चीज जी में कुछ पूछना है? 2 व्यक्ति है प्रश्न के लिए। एक समर जी ने भी हैंड्स अप किया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, मुझे समझ लगता है गए। उनसे बात हाँ होनी जी, चाहिए। अभिषेक जी का भी है, हाँ जी, तो एक सतीश जी का भी है। काफी हाँ लोगों के जी, प्रश्न चल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक एक एक करके लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। समर जी, जी समर जी जी नमस्कार आप। सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, सर नमस्कार मेरा समर जी। मेरा प्रश्न आपने कहा कि जो त्रिदोष है वात पित्त कफ, हाँ जी, इससे लेकर के है हाँ जी, कि कभी कभी मनुष्य के अंदर जो आपने लक्षण बताए वो वात के भी होते हैं पित्त के भी होते हैं, हाँ जी, या वात और कफ दोनों के भी हो सकते हैं। हाँ जी, तो एक तो हाँ जी। ऐसे में प्रधानतः उसका क्या प्रकृति है ये कैसे डिसाइड हो? प्रथम प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न सर एक और ये है कि जो व्यक्ति बचपन में वात प्रकृति का है तो उसके रूटीन चेंज के बाद क्या ऐसा संभव है कि वो जीवन में कभी वो पित्त प्रकृति का हो जाए और आगे जाकर के कफ प्रकृति का हो जाए? क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल समर जी, ऐसा बिल्कुल होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये साइकिल चलता है। बचपन में नॉर्मली कफ प्रधान होते हैं लोग, बचपन में, क्योंकि बचपन में शरीर को पोषण की जरूरत होती है तो कफ प्रधान होता है। फिर जवानी में पित्त प्रधान होता है।
जवानी में स्ट्रेंथ, मैंने बताया ना, पित्त मीन्स स्ट्रेंथ, गर्मी। जवानी में पित्त प्रधान होता है और बुढ़ापे में 50 साल के बाद में वात प्रधान होने लगता है आदमी। तो ये प्रकृति चेंज होती रहती है, दिन में प्रकृति चेंज होती रहती है, साइकिल चलता है वात पित्त कफ का। तो सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात का, फिर 6 से 10 कफ का, फिर 10 से 2 पित्त का, इस तरह से साइकिल चलता है। तो दिन में भी आपको टेंडेंसी थोड़ी थोड़ी चेंज मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि सुबह को कोई भी गर्म चीज नहीं खानी चाहिए और रात को कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। सुबह को गर्म चीज इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि पित्त का साइकिल आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि रात को 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पित्त का साइकिल आएगा 10 बज गए तो नींद नहीं आएगी, पित्त 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक। बहुत सारे हमारे एनआईटी के बच्चे कहते हैं कि सर मैं रात को नींद नहीं आती, हम पागलों की तरह घूमते रहते हैं रात को। अरे भाई, या तो 10 बजे से पहले सो, जब पित्त का साइकिल शुरू हो जाएगा 10 से 2 तो नींद कहाँ से आएगी आपको? वो तो पित्त गर्मी शरीर में बढ़ेगी, है ना। और सुबह को अगर आप देर तक पड़े रहेंगे तो पेट में गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। एक मेरे पास पेट का मरीज रोगी आता है, वो कहता है मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, मैं ठीक नहीं होता। मैंने उसको कहा कि मैंने कहा मैं तुझे ठीक कर दूंगा, केवल तू एक काम कर दे। कहते क्या सर? मैंने कहा तेरी देर से उठने की आदत है, तो सुबह को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर ले। उसने ये काम किया, उसको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम ठीक हो गया, क्योंकि पेट की गर्मी शांत हो जाती है, ठीक हो जाता है। पित्त जो बढ़ा हुआ पेट को खराब कर रहा था वो ठीक हो जाता है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न। सर ऐसा कोई दवाई है जो तीनों ही दोषों को संतुलित करने में सक्षम हो एक साथ? क्योंकि बिल्कुल इतनी ऐसा, सारी अलग अलग दवाइयां हम नहीं ले पाएंगे शायद। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, दवाई है, और लेकिन ऐसा भी कोई वैद्य हम नहीं पा रहे हैं जो एग्जैक्ट एक्यूरेट जांच करके ये बता पाए कि आपकी क्या प्रकृति है। और प्रतिदिन आप कह रहे हैं कि चेंज भी होता रहता है, तो ऐसी एक ही दवाई जो हर कोई लेकर के लाभ उठा सके और शुद्ध स्वरूप में भी आसानी से उपलब्ध हो जाए और हमारे तीनों ही दोषों को संतुलन में ला करके हम स्वस्थ बन सकें। समर जी, दवाई में यहाँ पे पब्लिकली नहीं बताऊंगा कोई भी, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं दवाइयों का समर्थक नहीं हूँ ज्यादा। तो दवाइयाँ हैं जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती हैं, है ना। तो एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगा केवल, कि जैसे देसी गाय का घी है, वो त्रिदोष नाशक है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं, देसी गाय का घी, ठीक है। तो कुछ चीजें, आंवला है जैसे, उसको त्रिदोष नाशक कहा जाता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो त्रिदोष नाशक कही गई हैं, है ना। त्रिफला भी कुछ लोग बताते हैं। त्रिफला ऋतु अनुसार, हाँ जी, कभी ऋतु उसको नमक के साथ प्रयोग करना चाहिए, कभी किसी चीज के साथ, कभी किसी चीज के साथ। जैसे हरड़ भी ऋतु अनुसार। तो वो आप वो पढ़ लीजिए, आपके पास किताब है मेरी स्वस्थ भारत, उसको पढ़िए पहले, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है इन सब चीजों का। जी सर, जी सर। हाँ जी। और अगला थैंक प्रश्न यू। है? हाँ जी। जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये ग्लूकोमा का कुछ ट्रीटमेंट है अपना वात पित्त कफ के बैलेंस है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? किनका किनका क्या बताया भाई सर साहब आपने? लुकेमिया कह रहे हैं शायद, जो ब्लड कैंसर का एक रेयर टाइप है शायद। हाँ, ल्यूकेमिया ना। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब, मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने कोई ट्रीट नहीं किया। एनर्जी लेवल पे जरूर प्रयोग किए थोड़े बहुत, और उससे काफी फायदे हुए, लेकिन बहुत देखिए उसको थोड़ा सा मैं गाइड अगर करता हूँ कैंसर वालों को, तो आप उसको बिल्कुल नेचुरल चीजों पे लाइए धीरे धीरे करके, है ना। तो उससे उसका जो ब्लड में जो जितना पॉइजन है वो निकल जाएगा, और उससे उसको लाभ मिलेगा। जैसे आप घर में ज्वारे उगाइए, उसको ज्वारों का रस दीजिए, उससे उसको लाभ मिलेगा। लेकिन बाजार का अगर आप किसी भी ज्वारे का रस पिएंगे, वो लाभप्रद नहीं होगा, उल्टा हानिकारक ही होगा, क्योंकि उसका एक तरीका है ज्वारे उगाने का। तो अगर कैंसर किसी को हो गया है, कितनी एज वाले को कैंसर है ये, या ल्यूकेमिया है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि एज ग्रुप क्या है। अगर थोड़ा यंग एज है तो सॉल्यूशन निकल सकते हैं, अगर ओल्ड एज है तो सॉल्यूशन निकलने मुश्किल हो जाती है। तो ज्वारे का रस दीजिए, और नेचुरल जितना हो सके उसको नेचुरल उसमें आइए, दे आइए एनवायरमेंट। अगला कोई प्रश्न? हाँ, ठीक है चलो देखता हूँ। ओके ओके।
नेक्स्ट प्रज्ञा जी का एक कुछ प्रश्न है। हाँ जी, प्रज्ञा जी प्रज्ञा जी। पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। सर, अरे हाँ, वो मुझे साइटिका का तकलीफ है। एक डेढ़ डेढ़ दो साल हो गए। लास्ट ईयर अगस्त से स्टार्ट हुआ था, जो हिप से पेन होके घुटने तक हाँ जी, जाता। हाँ जी, हाँ जी, तो जानते हैं, सियाटिका जानते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए तो उसकी जो उसके लिए आयुर्वेदिक क्या? मेडिसिन है, सियाटिका का पेन आपकी उम्र कितनी है पहले एज बताना। सर मेरा 49 है सर, एज 49। अच्छा, 50 बिलो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए सियाटिका हो गई, डायबिटीज हो गई, इनको मैनेज करना काफी टेढ़ा काम है। बाकी आयुर्वेदिक जो इसका ट्रीटमेंट है वो हरसिंगार बताया जाता है, कि हरसिंगार के पत्ते हर आपने से यूज की। नहीं, वो किया नहीं। एक बार लाया और फिर बाद में किया ही नहीं सर। एक्चुअली वो कोई बात नहीं, क्या बोल। आप बात कारक चीजों से बचिए, जो वायु कारक चीजें हैं उनसे बचिए। और एक मैं बड़ी कॉमन एडवाइस आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। आयुर्वेद कहता है कि आम बात से संधिवात पैदा होता है, आम बात से सारी बीमारियां पैदा होती है। और आम बात से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, आम बात मतलब एक तरह का टॉक्सिन है, एक तरह का पॉइजन। आम बात पे भी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ ज्यादा। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, आप लोग सभी से निवेदन है कि मोटा आटा खाने में प्रयोग करिए। जब मोटा आटा खाने में आप प्रयोग करेंगे तो इस तरह की समस्याएं, जो सियाटिक हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो काफी हद तक कंट्रोल होती चली जाएंगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं। बात जो रोग है वो जब आपका पाचन गड़बड़ होने शुरू हो जाता है तब बात कुपित होना शुरू हो जाता है। तो जो मोटे आटे वाली परंपरा है वो खत्म होती चली जा रही है। तो इसका जो प्रचलन है वो हमारे समाज में होना चाहिए। देखिए जब तक हम जड़ें ठीक नहीं करेंगे ना अपनी, तब तक नहीं वो हो पाएगा, समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो वायु कारक चीजें आपको मालूम है क्या क्या होती है प्रज्ञा जी? जैसे राजमा हो गया, उड़द हो गया, ये वायु कारक चीजें होती है। रात को दही ना लेना, है ना, दही लेना, तो ये वायु कारक चीजें होती है। तो वायु कारक चीजों से बचिए और मोटा आटा प्रयोग करिए। बाकी इसका वो इलाज आयुर्वेद में मेनली हरसिंगार के पत्ते आते हैं, वो अभी मत प्रयोग करिए क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। सावन से प्रयोग करना शुरू करिए। और अपनी प्रकृति को चेक कर लीजिए कि गर्मी तो नहीं बढ़ा रहा कहीं बहुत ज्यादा वो, जो आप पत्ते ले रहे हैं, कितने पत्ते आपको सूट करते हैं। ये भाई साहब ने अभी एक प्रश्न किया था कि समर जी ने, कि अच्छे वैद्य नहीं मिल पा रहे हैं जो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको पूरा आपका डायग्नोज कर सकें, या क्योंकि नाड़ी वैद्यों की बहुत कमी हो गई है। और तो बेस्ट ये रहता है कि जो दवाएं वैद्य लोग दे रहे हैं आप पहले उनको ऑब्जर्व करिए कि वो कितनी गर्मी आपके शरीर में बढ़ा रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं, वो सूट कर रही हैं दवाइयां, नहीं सूट कर रही। मैं आपको बताऊं 95% दवाइयां शरीर को सूट नहीं करती हैं। कारण क्या है? आप किसी भी वैद्य पे जाएंगे, बहुत ही कम वैद्य ऐसे हैं जो निस्वार्थी आपको मिलेंगे। सबका उद्देश्य रहता है, स्वदेशी विदेशी जितने भी वैद्य हैं सबका उद्देश्य ज्यादातर का ही रहता है कि यहाँ जो आयुर्वेदिक स्टोर बना हुआ है इसमें से बंदा 1000-2000 की दवाइयां यहाँ से जरूर ले जाए। सबका उद्देश्य एक ही रहता है, क्योंकि दवाइयों पे मोटा कमीशन है। और वो दवाइयां हमारे शरीर में, एक बार मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, मैं एक बड़े प्रसिद्ध स्टोर पे ले गया उसको। वहां सुनते बहुत अच्छा वैद्य आता है। उन्होंने उसको थोड़ा सेरिब्रल मतलब मानसिक क्षमता उसमें कम थी, उन्होंने मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए 20 तरह की दवाइयां उसको दे दी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा सर दवाइयां तो आपने सारी एक से बढ़िया दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि ये 7-8 साल का बच्चा इतनी दवाइयां हजम कर जाएगा? और नहीं हजम करेगा तो ये नए नए 20 बीमारियां इसको और पैदा हो जाएगी। तो डॉक्टर कहने लगा हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा बाई चांस मुझे आयुर्वेद का ज्ञान ना होता तो, या मेरी प्रज्ञा न जागृत होती तो, आप बच्चा तो मेरा मार देते आप, इतनी दवाइयां खिला के उसको डस्टबिन बन जाता उसका पेट। तो कितनी दवाइयां हम सह सकते हैं? ये नहीं है मतलब कि आयुर्वेद है तो आप अंधाधुंध उसको दवाइयां पिला दो, 20 तरह की दवाइयां पिला दो, तो वो पॉइजन क्रिएट करेंगे, टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे अंदर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अगर आप अपना विवेक नहीं यूज करेंगे, अपने लिए खुद सेंसिटिव नहीं है, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं चीजों को कि कितनी चीजें हमें सूट कर रही हैं, क्या कर रही हैं,
जैसे माननीय वैद्य जी ने कहा कि भाई च्यवनप्राश हर मौसम में उपयोगी होता है। क्या होता है कि जितनी कंपनियां, जितने लोग च्यवनप्राश बना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ज्यादा गर्म चीजें उसमें डालते हैं। ठीक है, हो सकता है अभिषेक जी बहुत अच्छा च्यवनप्राश बनाते हो, कुछ ऐसा च्यवनप्राश बनाते हो जो सब मौसम में खाया जा सकता हो। लेकिन मैंने जो अपना अनुभव किया है जीवन में 40 साल आयुर्वेद को लेकर के, मैंने 40 साल आयुर्वेद का अनुभव किया है। मैंने हरड़ वैसे भी खाई है और शोधित भी खाई है। तो शोधित जो हरड़ है उसका मुझे ज्यादा लाभ मिला है, और वैसे खाई है तो उसको, उससे मेरी खुश्की बढ़ गई शरीर में। तो मेरे शरीर पे जो जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी बॉडी पे किए हैं, उस तरह की चीजें मैंने बताने का सभी को प्रयास किया है, और आप सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। और ऋषि सत्ताएं हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी, हमें अच्छे वैद्य मिलते रहेंगे इस सेशन में अपनी अपनी बात रखने के लिए। और क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि बहुत एक्सपर्ट एडवाइस, तो हम बहुत एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि मैं आयुर्वेद का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मैंने 40 साल आयुर्वेद के अपने और अपने परिवार पे जो प्रयोग किए हैं, उसका मुझे बहुत लाभ मिला है। और उस हिसाब से मैंने आप सभी का के समक्ष अपनी राय शेयर करने की का प्रयास किया है। इस राय में या इस चीज में को आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और अगर कोई त्रुटि लगती है तो मुझे क्षमा करिए। मैं प्रभु से आप सभी के मंगल की कामना करते हुए, आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और आप सभी के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन की उन्नति की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। हाँ, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद सभी लोगों का, सभी श्रोतागणों का कि उन्होंने बड़े ही ध्यान से सारी चीजें सुनी। मैं डेफिनेटली चाहता हूँ, मैं टीम से आग्रह भी करूंगा कि अभिषेक जी के सत्र के और उनके जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको हम लोग सबके सामने ला पाए, हाँ जी। और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में जरूर हम लोग एक संभव सत्र रखे और उन सारे पॉइंटों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मुझे पता है आप 8 बजे तक की ही टाइम लाइन थी, बट आपने एक्सटेंड करा और हर एक चीजों पे उत्तर देने का प्रयास करा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी को प्रणाम। आपका जो रविवार का दिन है बड़ा ही स्वास्थ्यपूर्ण और आध्यात्मिक रहे। जैसा कि गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों को आध्यात्मिक राह मिली है, तो हम उसको पकड़े आज के दिन और अपनी साधना पर आतुर रहे। तो धन्यवाद।